अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है। खुदा की ज़ात इसी तरह आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और इसी तरह हँसता मुस्कुराता रहें। हमारी दुआएँ जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके ये बात और अपनी राय का इज़हार हर हाल में कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद लिखना कभी मत भूलिए। आज का दिन बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज के दिन मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। माहदे पर साइन करने का वक़्त है। अब सारे मामला तय होंगे और माहदे पर साइन होंगे और बाकायदा जंग बंदी होगी। डीजीएमओस के दरमियान पहला राब्ता हो चुका है। अब ये तय होगा किन शराइत पर सीज फायर करना है। ये सारा मामला चूंकि ट्रंप के जरिए हुआ है तो भारत कोई शरारत नहीं करेगा और अगर करेगा तो फंसेगा। तो इसलिए अब भारत कोई शरारत नहीं कर सकेगा क्योंकि ये जो सिंतास माहदे वाला मामला है यहाँ पर भी यही है। उसमें आपका वर्ल्ड बैंक जामन है और यहाँ पर आपने ट्रंप के तरले करके उसके पैर पकड़कर शहबाज शरीफ से माफी मांगी है। इधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मुल्की सलामती का दफा कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन की कामयाबी के बाद पाक फौज के शोबा तलकाते आमा ISPR की जानब से आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर साहब के बयानात की एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें उन्हें मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के हवाले से बात करते सुना जा सकता है। वीडियो में आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने यह साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा अप्लाई दीवार साबित हो रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दफाई सलाहियत मौजूद है और मुल्की सालमियत का दफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। जनरल आसम मुनीर का कहना था कि 13 लाख भारतीय अफवाज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ-अजदाद ने और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। देखें, यहाँ पर आसम मुनीर साहब जो हैं वो ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का जो खेल है पाकिस्तान में खेला जाता रहा। अब यही लॉ था, लेकिन इस दफा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तमाम तर आपको पता है बहुत सारे लोगों की नाराजगी की वजह, मेरे तो ये भी नॉलेज में है कि शाहिद खान अब्बासी की भी नाराजगी की वजह यही है कि वो भी किसी और की सिफारिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया था, शहबाज साहब ने फैसला कर लिया था कि इसके लिए जो सबसे ऊपर वाले नंबर पर है, अल्लाह का नाम लेकर, खुदा की जात पर यकीन कर कर उसका इंतखाब करें, अल्लाह उसमें बेहतरी करेगा। और हाफिज आसम मनीर साहब जो हैं उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। तारीख के इस मोड़ पर जब पाकिस्तान पर हमेशा ही ऐसा होता है, हमारे तमाम आर्मी चीफ जो हैं इससे पहले भी जब कोई मुश्किलात आए हैं तो उन्होंने यही रोल अदा किया। लेकिन हाफिज मनीर साहब जो है वो तारीख में अपना नाम लिखवा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हाफिज आजम मनीर साहब देखें, एक थोड़ा सा फर्क भी होता है ना, ये अल्लाह वाले बंदे हैं, हाफिज कुरान है, कुरान इनके सीने में है। ये हर काम शुरू करने से पहले खुदा की जात को आ, याद करते हैं। जनरल मुशर्रफ में शायद ये वाली आते नहीं थी, उनका ज्यादा यकीन अपने आप पर था, अपने मौके पर था और पता नहीं किस पर था, लेकिन इनका यकीन इनकी बातों से, इनकी तकरीरों से, इनकी आयात से, इनके इस्लामी, अब देखे ना मोदी साहब आसम मुनीर साहब को एक जो उनकी उसके बाद मीटिंग हुई है जिसमें बड़े फ्रस्ट्रेशन के शिकार थे, जिसमें उनको शिकस्त हुई है, वो मौलवी मौलवी कहकर पुकारते रहे हैं। तो अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, हाफिज कुरान जो है वो मौलवी होता है, लेकिन इस मौलवी ने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए हैं। इसमें तो आपको मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। और मोदी साहब जो हैं वो ये सब देख चुके हैं, उनको नजर आ रहा था कि यार हमारे साथ अगर वो मौलवी कह रहे हैं तो मौलवी ने जो किया है ना वो देखने वाला था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से जनाब होना तो ये चाहिए कि जब जंग लगे तो स्टॉक मार्केट जो है वो जरा थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मामला जो थोड़ा सा उल्ट है। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो फिर तेजी से आगे बढ़ रही है। फतह के बाद, इसको आप कह सकते हैं फतह हिंदुस्तान के बाद, दिल्ली पर हम अपना झंडा तो ना लहरा सके, लेकिन आप एक बात का यकीन रखिए कि ये झंडा हमने दिल्ली पर ही लहराया है। हर हिंदुस्तानी के सीने के ऊपर झंडा हमने लगाया है। उन तमाम हिंदुस्तानियों की आकड़ तोड़ी है और उसको तोड़ने के बाद स्टॉक मार्केट भी तेजी से तरक्की कर रही है। पाक भारत जंग बंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 9900 पॉइंट्स का तरी ही इजाफा हुआ है। सो अब
9,900 पॉइंट का इजाफा छोटा इजाफा नहीं है, और वो भी राइट उस वक्त जब आप अपने से 6 गुना बड़े मुल्क हर लिहाज से, दफाई लिहाज से जाहिर है बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है, सफारती जो मामलात है उसमें बड़ा मुल्क है, ये बात माननी पड़ेगी। अब आईटी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, आपके रिजर्व के लिहाज से बड़ा मुल्क है, हर चीज के लिहाज से बड़ा मुल्क है, लेकिन एक चीज में छोटा मुल्क है। ये जो सीना है, ये जो दिल है, ये जो शहादत की तमन्ना है, इससे वो आ रही है, और यही वो हमारी जीत है कि हम खुदा की जात पर यकीन रख कर निकलते हैं कि जब अपने घर से निकलेंगे किसी भी फौज के साथ लड़ने के लिए, या जिस भी फौज के हम सिपाही हैं, या तो फिर उसके बाद क्या होगा वो आपको पता है, और वही हमारी ताकत है। और वही वजह बनी है कि जो इस वक्त स्टॉक मार्केट है वो तेजी से तरक्की कर रही है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक पर हमारा करम है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जी। बड़े रोले ने जी S-400 दे, हाँ जी S-400 दे बड़े रोले ने। यूरोप की डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-400 की तबाही पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाकया करार दे दिया। यहाँ पे लोग राफेल को भूल रहे हैं, क्योंकि राफेल को चलाने वाली तो ये टेक्नोलॉजी है ना, राफेल को तो ये टेक्नोलॉजी चलाती है ना, तो इस टेक्नोलॉजी के बड़े रोले हैं। बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तानी जवाबी हमले में S-400 की तबाही हुई, तो ये सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाकया है। आदमपुर में 20 शिमाली भारत का मरकजी है बेस है, और उसको सनहोई स्क्वाड्रन मरकज और सरहद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट में कहा गया है कि इंतहाई अहम एयर स्पेस रूसी सिस्टम की तबाही से भारतीय दफा कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान ने हाइपर सॉन्ग जो आपके है JF-17 थंडर में लगाया, तो पाक फजाइया के हमले की सलाहियत बढ़ गई। और बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक हो सकता है पाकिस्तान ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकामी मॉडल तैयार कर लिया हो, और S-400 की तबाही भारत की दफाई हिकमत अमली पर दूरदर्शन ताज होंगे। अच्छा, उसमें यह भी कहा जा रहा है बल्गारिया वाले कि यह भी मुमकिन है कि ये जो सिस्टम है ना, ये चाइना से लिया हो, लेकिन चाइना से लेने के बाद क्योंकि पाकिस्तान के पास तमाम वो सलाहियतें हैं कि वो ये चीजें होम मेड बना सकता है। अब नवाज शरीफ के दौर में जब ये तैयारों की बात हुई कि हमें नहीं दिए जाएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में ये तैयारे तैयार की है। छोटी बात नहीं है, हमें सुई ना बनाने का ताना दिया जाता है कि हम सुई नहीं बना सकते, तो अंदाजा करें कि हम क्या बना सकते हैं। शुक्र है हम पान नहीं बना सकते, आपकी तरफ से आता है या जहां से भी आता है थोड़ा बहुत खाते हैं, अगर हमारे यहाँ बनता तो पूरा मुल्क ही शायद मुल्क गंदा कर दे थूक थूक के, लेकिन हम जो बना सकते हैं वो हमने कर दिखाया। और अब ये देखें, इसमें ये कहा जा रहा है, बल्गारिया की मिलिट्री रिव्यू कह रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकामी मॉडल तैयार किया हो, और उस मुकामी मॉडल ने S-400 की तबाही में जो किरदार अदा किया है उसके बारे में आपको वो बता रहे हैं। मिलिट्री रिव्यू में कहा गया है कि ये अलामती पैगाम भी गया कि पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। S-400 सिचुएशन हमलों में या रेडार कमांड पर हमले किए जाने पर कमजोर पड़ जाता है। असल में S-400 जो है ना, वो एक वक्त में बैक वक्त कई जगह पे मिसाइल दाग सकता है, कई जगह को टारगेट कर सकता है, और ये पीछे आपका जो समझ लें कि ये पूरे सिस्टम का दिमाग होता है, इसी से आपने लड़ना होता है। आप बैठे हुए हैं और वो पूरी जो तस्वीरें देख रहे होते हैं, अंदर लगे हुए होते हैं इसको, तो इससे आप वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जब ये आपका तबाह हो गया, और जब ये आपका तबाह हो गया, तो उसके बाद फिर पल्ले कख नहीं रहता हैगा, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर आप समझे कि आपका आंखें जो है ना, आपकी आंखें कान सब आपके वो जो जाया हो गए, और उसके बाद फिर क्या होगा वो मेरे ख्याल में आपने वो देख लिया। तो इसके बाद पीछे कुछ रह नहीं जाता। ये है असल कहानी, ये है असल स्टोरी, कि उसके बाद फिर आपने जो करना है वो आपके सामने ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद किसी किस्म का कुछ रह जाएगा। जब आपका असल जो सिस्टम है वही सारे का सारा तबाह हो गया, तो फिर आपने उसके बाद करना क्या है। अच्छा जी, भारत के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कब और कैसे हुआ, इससे मुतल्लिक इंसार बासी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सिविल और फौजी क़यादत की आला तरीन सतह पर मंजूर शुदा एक मुख्तात लेकिन मरबूत फौजी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज अल सुबह एक फैसला कुन कार्रवाई का आगाज किया, जिसके नतीजे में भारत का जदीद तरीन दफाई निजाम तबाह हो गया। इस बनाई गई हिकमत अमली के पीछे गैर मामूली प्लानिंग के अलावा क्यादत और फौज के जज्बा ईमानी का इम्तजाज शामिल था, जिसका आगाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मरीर ने इस हाई लेवल मीटिंग के इख्तिताम पर एक तवील दुआ कराई थी। और ये मेरे ख्याल में तरीकाकार भी है कि फजर की नमाज के बाद पढ़कर जो है फौजें मुसलमानों की वो निकलती थी, और उसके बाद फिर वो सफ बंदी होती थी, दुआ कराई जाती थी, और उसके बाद फिर वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी।
یہ 200 سال 400 سال پہلے 1000 سال پہلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو سنت طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صف بندی، لمبی دعا اور اس کے بعد آپ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. حافظ عاصم منیر صاحب نے بھی وہی کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعہ کی شب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی منظوری دی گئی، جس سے نہ صرف بھارت کی دفاعی لائنیں ہل گئی بلکہ اس کا غرور اور گھمنڈ اور پاکستان سے مذاکرات نہ کرنے کی ہٹ درمی بھی خاک میں مل گئی. علی الصبح تقریباً فجر کے وقت پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف اپنی مربوط کثیر الجہتی آپریشن کا آغاز کیا. اسلامی تعلیمات کے مطابق آپریشن صبح کے اوقات شروع کیا گیا. اس کارروائی میں اٹھایا گیا ہر قدم ایمان، یقین، نظم و ضبط کی مثال تھا. پہلا میزائل نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فائر کیا گیا جو تاریخی اسلامی لڑائیوں کے جذبے کی عکاسی کرتا تھا. بھارت کا جو سب سے غیر متوقع دھچکا پاکستان کی سائبر سے لگا. آئی ٹی کا چیمپئن سمجھے جانے والا بھارت کو پاکستان کے ایک ایسے سائبر حملے کا سامنا کرنا پڑا جسے ماہرین پاکستان کی طرف سے کیا جانے والا تاریخ کا سب سے بڑا سائبر اٹیک قرار دے رہے. حالانکہ آئی ٹی شعبے میں پاکستان کو بھارت کے مد مقابل ہی نہیں سمجھتا تھا. بھارت سمجھتا تھا کہ وہ اس میں بہت آگے ہے. اس کے یہ جو اس نے جو رافیل لیے ہوئے ہیں یا جتنی بھی دوسری ساری چیزیں ہیں نا، یہ وہ سمجھتا تھا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. اور یہی ہماری فتح تھی کہ وہ ہمارے بارے میں سمجھتا رہا کہ ہم کمزور ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. اب جو اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، میرا خیال میں اس کی ایک بڑی جھلک ہمارے جو سائبر اٹیک تھے وہ تھے. پاکستان نے مواصلاتی لائنوں، ایئر ٹریفک سسٹم اور بھارت کے ڈیجیٹل ڈیفنس کنٹرول کو بھی غیر مؤثر کیا. بھارت کی بیشتر دفاعی اور سرکاری ویب سائٹ بھی ہیک کر لی. بھارت کے 70% علاقوں کی بجلی کی بندش کا سامنا کرنا رہا. اور سائبر اٹیک کے میدان میں یہ واقعہ یقیناً ناقابل یقین تھا بھارت کے لیے کہ بھارت سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک آئی ٹی کا ماسٹر قرار دیے جانا والا ملک بھارت، کہ اس کے تمام کی تمام ویب سائٹ، تمام کا تمام سسٹم. اب دیکھیں نا، دفاعی نظام کی ساری ویب سائٹ آپ نے ہیک کر لی، آپ اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کدھر سے مارنا ہے اور کیا کرنا ہے. پھر ان کا جو بجلی کسی بھی ملک کا، ظاہر ہے بجلی کے بغیر آپ کا کیا چل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ کمپیوٹر چلے گا، نہ سسٹم چلے گا، نہ پنکھا، نہ اے سی. تو ایک جو اب کیا ہوگا کہ لوگ سارے گھس کے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں گے لائٹیں بند کر کے. جب بجلی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ اور اوپر سے گرمی بھی ہے. تو 70% بھارت، 150 کروڑ لوگوں کی آبادی والے ملک کی 70% بجلی بند کرنے میں پاکستان کے جو سائبر اٹیک ہے ان کا ہاتھ تھا. اب وہ پاکستان کا ہی تھا نا، یہ تو کنفرم ہے. اب یہ سائبر اٹیک کا بھی آپ الزام کسی اور پر لگا دیں، نہیں، وہ پاکستانیوں کا ہی کام تھا. تو وہ ایک بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جو آپ نے کیا، اس کا کوئی جواب نہ تھا اور نہ کوئی جواب آپ کو ملنے والا ہے. اچھا جی، ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پر ضرور بتانا چاہتا ہوں. یہ بھارتی جو سیکٹری خارجہ ہیں، مصری صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی. ظاہر ہے کسی بھی ملک کا جو سیکٹری خارجہ ہے وہ آئے گا. آپ کے بھی سیکٹری خارجہ آتے ہیں، آپ کے بھی وزیر خارجہ آتے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر آتے ہیں، آپ کے بھی سارے لوگ آتے ہیں. وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. آپ سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ دشمن ملک ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن بھارت کی جنتا، بھارت کا وہ جو کلٹ ہے، ایک پاکستان میں کلٹ ہے نا جی، بھارت کا جو کلٹ ہے وہ ان صاحب کو جس طرح سے ٹارگٹ کر رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ ایک بڑا ہی مطلب کہ ظاہر ہے ہمیں ہمدردی تو انسانیت ہے نا، ہمدردی تو ہو سکتی ہے. تو بھارت کے اپنے لوگ ان کو اور ان کی بیٹی کو بڑا ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کی بیٹی کے بارے میں وہ واہیات قسم کی بکواس بک رہے ہیں جس کا میرے خیال میں کوئی اندازہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ وہ کس قسم کی بکواس جو ہے کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ وہ کلٹ ہے اور وہ مودی کا بنایا ہوا کلٹ ہے، ہمارے ہاں جو ایک اپنا خان صاحب کا بنایا کلٹ ہے، وہ کسی بھی صورت میں حکومت سے، فوج سے خوش نہیں ہو سکتے. اور سیم وہی ہے. حالانکہ یہ صاحب جو ہے اپنی نوکری کر رہے تھے، اپنی جاب کر رہے تھے، انہوں نے اپنی جاب کی، انہوں نے اپنی نوکری کی، لیکن وہ کلٹ اس وقت ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. میرے خیال میں ایسا ایک بندہ ہے، وہ اپنی جاب کر رہا ہے. کیا اس بندے نے جا کے لڑنا تھا؟ اس بندے نے لڑنا تو فوج نے تھا. اگر آپ نے کچھ کہنا تو جائیں اپنی فوج کو گالیاں نکالیں جو نہیں لڑ پائی، جو اپنے آپ کو بڑی بہادر سمجھتی تھی، جن کی اوقات جو ہے وہ آپ کو پتہ لگی ہوگی 6 گھنٹے کے اندر اندر حافظ اعظم منیر کی آرمی نے ان کی جو ماں بہن ایک کی ہے. تو اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پھر ظاہر ہے کلٹ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کلٹ ہی رہتا ہے. وہ کلٹ سے آگے نہ جا سکتا ہے اور نہ وہ آگے کبھی کلٹ سے آگے گیا ہے. ایک چیز جو آخر میں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے یہ بہادر جوان. ان بہادر جوانوں نے جو کام دکھایا ہے نا، وہ میرے خیال میں بس میں اب ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ان ماؤں کو سلام جنہوں نے آپ کو جنا ہے، اور آپ جو ہیں وہ سرمایہ ہے اس ملک کا. 2-3 چیزیں ہیں
भारती भी देखे आपने, वो भी कॉपी करते हुए अपने तीनों अफवाज के जो स्पोक पर्सन है वो लेके सामने आ गए। तो मैं जरा बताता हूं कि फर्क क्या है पाकिस्तान के और उनके। भारत के जब बैठे ना तो उनसे जो सवाल किए गए, खासतौर पर दो सवाल। एक तो उनको जो बहरी फौज के थे, जो उनके लीड कर रहे थे या उनके वहां पर आकर जो सवालों के जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान के जहाज मार गिराए हैं। तो बड़ी हैरत वाली बात थी, क्योंकि किसी जगह पे सुना ही नहीं था कि पाकिस्तान का कोई जहाज मार गिराया हो। तो जब उनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि आपने पाकिस्तान के कौन से जहाज मार गिराए हैं और कितने मार गिराए हैं, तो उसका जवाब जो दिया गया था वो ये था कि ये मैं नहीं बता सकता। ओ भाईजान, कुड़ी का निकाह किया जे लुका के दसना नहीं किसी को। आपने अगर पाकिस्तान के जहाज मार गिराए हैं तो बताएं, छुपाने वाली क्या बात है। तो ये वहां पे उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एक और सवाल जो दागा गया, कहा गया जी पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि आपके 3 राफेल और 2 दूसरे और 1 जहाज और टोटल 6 जहाज मार गिराए हैं। क्या आप इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं या इनकार कर सकते हैं? जवाब ये होना चाहिए था, नहीं नहीं जी प्रोपोगंडा है। देखें, अगर आप ठीक भी है तो कम से कम आपका जवाब तो ये होना प्रोपोगंडा है। लेकिन उसका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि जंग में नुकसानात होते रहते हैं। जब आप जंग लड़ने जाते हैं तो इस किस्म के नुकसानात होते रहते हैं। आप देखें कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं। और दूसरी बात है कि अगर उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, उनको उनको ये भी पता था कि अगर हम कोई यहाँ पे झूठ बोलेंगे तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने जो हाल हमारा जंग के मैदान में किया, और फिर पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो ये बात बता रही हैं, साबित कर रही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ हमारे जो जवान थे, दूसरी तरफ जो हमारे स्पोक पर्सन बैठे हुए थे, वो एक एक चीज सबूत के साथ दिखा रहे थे। वो दिखा रहे थे कि कहां से मारा, कितना मारा। वो बता रहे थे कि कौन कौन से जहाज तबाह किए, वो बता रहे थे कि कितने बजे किए। वो साथ ये भी बता रहे थे कि हम कितनी तबाही मचा सकते थे। प्रोफेशनल लोग थे। उन्होंने वहां पर बैठकर, जाहिर है, जो अपने कारनामे बताए। कुछ सवाल ऐसे भी हुए, भारतीय जो अफवाज है उनके बारे में भी सवाल हुए। तो हमारे जो फजाइया के है, फजाइया को औरंगजेब साहब जो लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा देखें हम भी प्रोफेशनल है और उनकी फौज भी प्रोफेशनल है, हम अपना अपना काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने वहां पर उनका भी इज्जत और भरम रखा है। मतलब होना तो ये चाहिए कि लताड़ दें जिस तरह के वो करते हैं, ऐसा नहीं किया गया। तो ये है प्रोफेशनल फौज, जिसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है। ना कि मैदान में लड़ने के लिए, पीछे बैठकर साइबर अटैक में भी पाकिस्तान की फौज ने साबित किया। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। और ये पूरी दुनिया के जो जो कह रही है ना, वो गलत नहीं हो सकता। तो इस जंग में पाकिस्तान फाइनल पे जीता है, और पाकिस्तान का जीतना ही बनता था। क्योंकि जब आप शहादत की तमन्ना लेकर मैदान में जाते हैं तो फिर जीत आपका मुकद्दर होता है। जानशीन जो होता है ना जी, जानशीन जो होता है, वो मेरे ख्याल में एक जो किसी भी जगह पे आप जाए ना, तो जो आपका जानशीन होता है ना, वो कमाल होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो जानशीन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिस पर बहुत सारे लोगों को मसाइल थे, बड़े प्रॉब्लम थे, इस जानशीन ने साबित किया है कि मैं एक बेहतरीन जानशीन हूँ। अल्लाह पाक ये जोड़ी सलामत रखे। हमारी ये भी दुआएं हैं, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। गुजारिश है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। खुदा हाफिज।